बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 नवंबर और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। सबसे पहले तो आपसे माजरत करनी है कि आज का वीलॉग बहुत लेट हो रहा है। सच्ची बात तो ये है कि आज वीलॉग करने को दिल ही नहीं कर रहा था। वजह आप सबको मेरा ख्याल मालूम है, गम भी है, अफसोस है, दुख है, बोझ है, अल्फाज की कमी है। आज शायद कंपोजर की कमी है, शायद फोकस की भी कमी है, और जिस मौजू पर आपसे बात करनी है उस मौजू पर मज़ीद बात करने को शायद हिम्मत नहीं है, दिल नहीं है, ख्यालात साथ नहीं दे रहे, जज्बात साथ नहीं दे रहे। उसके साथ साथ मेरी टीम के अंदर कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। उनमें से भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो, क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, 24 घंटे वो काम करते हैं। इस सारे काम की बैकबोन वो हैं, क्योंकि वो 24 घंटे खबरें इकट्ठी करते हैं, वीडियो फुटेज देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये कल जो कुछ हुआ, उन तस्वीर, उन मनाजर, उन चीखों, उन सिसकियों, वो खून, वो गोलियां, वो लाशें, वो सब कुछ वो देख रहे थे। उनमें से ज़्यादातर नौजवान हैं, जो मेरी टीम के लोग हैं। उनमें से 2 लोगों के मुझे ऐसे मैसेजेस आए, जो कुछ उन्होंने देखा उसका उन्हें क्या असर हुआ। वो सो नहीं पाए, उनका कंपोजर नहीं, वो काम नहीं कर सकते। एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहता है, दूसरा छुट्टी मांग रहा है चंद दिन की। और मैंने उन्हें ये कहा कि बिल्कुल वो अपने आप को अलहदा करें इस काम से, जितनी देर तक उन्हें नहीं लगता कि वो पीस ऑफ माइंड में है, डोंट ज्वाइन बैक। तो हमारे पास आज काफ़ी सारे हमारे जो लोग थे वो आज इसमें उस तरीके से काम नहीं कर सके जैसे नॉर्मली होता है। तो जो इसकी कमी कुताही होगी उसको माफ़ कीजिएगा। आज हम टीम मेंबर थोड़े थे, तो इसमें जितना काम हो सकता था वो आपके सामने रखते हैं। मैंने जैसे आपको कहा, दिल मेरा अपना भी नहीं है और बोलने को या बात करने को, लेकिन फिर मुझे ये पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप बैठे हैं, आप में से बहुत सारे जानना चाहते हैं हुआ क्या है, जिसकी वजह से रोज़ आप मुझे सुनते हैं। मेरी आपके साथ एक इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट है, एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, और उस जिम्मेदारी का भी पालन करना है। इसलिए जैसे तैसे है सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आपको अभी तक ये तो पता चल ही चुका है कि 1919 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर सीधी गोलियां चलाई थी। उसने हिंदुस्तान की पूरी तारीख बदल कर रख दी थी। और उसके बाद भगत सिंह और क्या कुछ आपने हिस्ट्री में नहीं सुन रखा, वो सब कुछ हुआ था। उसमें कम से कम दिन के वक्त गोलियां मारी गई थी। शहीद होने वाले जो हैं वो एक दूसरे को देख सकते थे, भागते हुए भी उन्हें कोई ना कोई रास्ता नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बत्तियाँ बुझा कर गोलियाँ मारी गई। जिनको गोलियाँ लग रही थी वो शुरू में समझते रहे कि उनको रबर की गोलियाँ लग रही हैं, और वो खड़े रहे। अगर रबर की गोली लगती है, छोटा ज़ख़म होता है, कई दफ़ा गहरा भी होता है, जान नहीं जाती, अक्सर बच जाती है। वो जब उनमें से गिरना शुरू हुए बहुत सारे लोग, तो फिर पास खड़े जो बच गए थे उन्हें पता चला कि ये तो असल वाली गोलियां हैं, और उसके साथ हैवी टीयर गैसिंग हो रही थी। लेकिन उससे पीछे अगर हम जाएं तो तकरीबन 3 बजे के करीब कल 26 तारीख को हमारा ये जो काफ़िला था ये डी चौक में पहुंचा, और उसके बाद वहाँ से कंटेनर के ऊपर से जो हमारी अफवाज के एहलकार थे उन्होंने स्पीकर से ऐलान किया कि अगर आप पुरअमन रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप महफूज हैं, फ़ौज आप पर गोली नहीं चलाएगी। यह हमने आपको रिपोर्ट भी किया, ये सियासत पीके ने भी रिपोर्ट किया, मीडिया ने रिपोर्ट किया। फिर कंटेनर के ऊपर जब हमारे प्रोटेस्टर्स चढ़ रहे थे और सामने पहले से वहाँ पर फ़ौजी एहलकार खड़े थे, उन्होंने एक दूसरे से बगलगीर हुए, तस्वीर ली, हैंडशेक किए, और मैंने आपको रिपोर्ट किया कि देखें अल्लाह का शुक्र है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए रिजेंटमेंट नहीं है, ये हुसन है। और अच्छी बात है कि वहाँ पर पॉलिटिकल एक पुरअमन प्रोसेस हो रहा है। ये सब कुछ चल रहा था, मैंने आपको बताया 3 बजे, रात 10 बजे तक ये सब तकरीबन ऐसे ही चलता रहा। खबर आई थी, मैंने आपको रखी भी थी खबर, कि सब सहाफ़ी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, हर तरफ से ये इत्तलात थी। मैंने तज्जिया ये रखा था
कि भले हर तरफ से इत्तलात हैं लेकिन इतने बड़े मजमे पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि जनरल डायर तो अपना नहीं था, उसने तो चलाई थी, उसका तो कोई रिश्ता थोड़ी ना था, ना उस पर किसी को भरम था, ना उसका कोई रिश्ता था। अब यहाँ तो कोई जनरल डायर था नहीं इस्लामाबाद में, इससे तवक्को भी नहीं थी। खबर आ रही थी, आपके सामने रखी थी, जिम्मेदारी होती है जो खबर आ रही हो वो आपके सामने रखी थी, लेकिन साथ आपके तज्जिया किया था कि होता हुआ मुझे ये इंशाल्लाह नज़र नहीं आता, क्योंकि क्यों कोई गोली मारेगा अपनों को, और इतनी बड़ी तादाद में क्यों मारेगा। लेकिन मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मेरा तज्जिया गलत था, मेरी तवक्कुआत गलत थी। गोलियाँ चली, स्नाइपर चले, ऊंची बिल्डिंग्स में से रख के खोपड़ियों के निशाने लेकर, जिंदा खोपड़ियों के, और नौजवान बच्चे 17 साल, 22 साल, 25 साल, ऐसा नहीं, सिर्फ बुज़ुर्ग भी, जो सामने आया गोली ना उम्र देखती है, ना मज़हब देखती है, ना एसोसिएशन देखती है किसके साथ है, ना दिल में अरमान क्या वो देखती है, ना गोली चलाने वाले के लिए गोली खाने वाला क्या सोचता है ये देखती है। बहरहाल गोलियां चली, इंसान गिरे, साथ हैवी टीयर गैसिंग, उसकी वजह से कोई उनको वहाँ से उठा भी नहीं सका। आपको ये भी हमने दिखाया कि कैसे खून ही खून था सड़कों के ऊपर, जो जगह देखी गई। अब डेड बॉडीज़ कितनी हैं इसके ऊपर अभी तक बहस चल रही है। उसकी वजह यह है कि लावारिस हैं। अब आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, लावारिस क्यों हैं? उनके माँ बाप हैं। माँ बाप तो हैं, लेकिन वो जमहूरियत के लिए आए हुए बच्चे हैं, इसलिए लावारिस हैं। वारिस होते तो आप देखते हैं, जिनके वारिस होते हैं वो तो अभी तक गिन गिन के बदले भी ले लेते हैं। वो तो उनकी तो बेजान अमारत को कोई कुछ कह दे तो वो उसका सालों पीछा नहीं छोड़ते, और कोर्ट मार्शल और क्या कुछ नहीं होते। पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान उन अमारतों का शोक करता है। यहाँ जिंदा जानें भून दी गई, लेकिन अभी तक कोई उनकी ना लाशें दे रहा है ना मान रहा है। अब इनके अपने जो टाउट सहाफ़ी हैं, उन्होंने इन जानों के ज़िया के वक्त जो ट्वीट किया उसमें ये बताया कि 100 लोगों के सर खोल दिए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर को गोलियां या जो हमें रिपोर्ट हुए हैं वो खोपड़ियों में लगी हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये, हम ये कह ही सकते, सर खोल दिए जब उन्होंने कहा तो लगता है कि ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शायद 100 लोग हैं। अब ग्राउंड पर मीडिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं 100 से भी ज़्यादा हैं शायद। कोई कहता है नहीं 60-70 है, कोई कहता है 200 भी हैं। मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ है, उसने कहा है 200 है। अब अगर हम देखें तो जो पोली क्लिनिक की हमारे सामने लिस्ट है, उस लिस्ट में जाहिर है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग वहाँ पर गोलियां खाकर आए, जो आए जो तो वहाँ पर शहीद होकर आए उनके बारे में उन्होंने लिख दिया, जो वहाँ पर आके बाद में शहीद हुए उन्हें जब रिसीव किया तो वो जिंदा थे, तो हॉस्पिटल ने उन्हें गन शॉट लिखा। बाद में जाहिर है वो जब उनकी वफात हुई, शहीद हुए, तो वो तो बाद में अपडेट होगा रिकॉर्ड। अब वो हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारे पास कोई हलाकत नहीं है, कोई नहीं आया। फिर उसी वक्त कुछ सहाफ़ियों ने बताया कि बहुत सारी एम्बुलेंसेज आई हैं और डेड बॉडीज़ को लेके जा रही हैं। अब वो डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग, ये आपके सामने अब ट्वीट्स रख रहा हूँ, मालाकंड से शायद या दूसरे इलाकों से, लोग जो हैं वो मिल नहीं रहे, उनके टेलीफोन नंबर्स दिए जा रहे हैं, वो लापता हैं। अब हो सकता है इनमें से कुछ मिल जाएं तो कल को हुकूमत ये कहेगी कि ये देखें झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे थे ये लापता है, ये शख्स तो मिल गया है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं वो लापता हैं, कितनी सारी। एक हॉस्पिटल जो है उसमें 33 के करीब रिपोर्ट किया जा रहा है, 33 लाशें लेकर गई। और वो वहाँ पर जो लाशें दिखा रहे हैं, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता, ग्राफिक हैं बहुत, यूट्यूब उसको परमिट नहीं करता, ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगी, वो ग्राफिक मैं विजुअल्स रखूँगा तो मीन आप मेरा तज्जिया भी नहीं सुन सकेंगे, कुछ भी नहीं सुन सकेंगे। तो वो बात कर रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं, जो वहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं उस सर्द खाने में, वो बता रहे हैं कि 33 लाशें गालिबन वो उस पर कमेंट्री कर रहे हैं शायद रिपोर्टेडली। अब एक वीडियो आपको दिखानी है, ये ज़रा देखिए। ये कंटेनर के ऊपर ये नौजवान नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है। दुआ अभी अधूरी थी, दरमियान में थी।
उसको कहा भी जा सकता था, पकड़ के नीचे भी लाया जा सकता था। चलें, ज़्यादा गुस्सा था, 2-4 लाठियाँ मार लेनी थी उसको, ये नहीं किया गया। उसको वहाँ से उठा के नीचे फेंका गया। वो बचा एक दफ़ा, जब फेंका गया तो उसने कंटेनर को हाथ डाला, लेकिन उसके गुस्सा बहुत था, उस पर गुस्सा बहुत था। शायद ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहा था इसलिए गुस्सा था, या शायद जो मांगने आया था इस्लामाबाद में वो इतनी बड़ी चीज़ थी, इतना गुस्सा था उस पर, गुस्सा बहुत था। अब देखें, जब उसको गिराया है उसके बाद उसने हाथ डाले हैं उस कंटेनर को, उन हाथों को भी छुड़वाया गया है। गुस्सा था बहुत, नीचे गिरा है, रिपोर्टेडली सीधा गर्दन ज़मीन पे लगी है, गर्दन वहीं टूटी है, वहीं पर उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जान चली गई है। सीधी गोलियां, आंसू गैस, सब कुछ हुआ। अब्दुल कादर, जो उससे पहले 26 नंबर चुंगी पर जिनको शहीद किया गया था, उनके भाई के आपने बयान सुन लिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उसके भाई को शहीद किया गया। अब उनके जनाजे के ऊपर एक पैगाम है, क्योंकि उनका गालिबन 7 साल का बच्चा है, उनका एक पैगाम है, वो ज़रा सुनिए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये नौजवान इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज कुर्बान हो चुका है। सिर्फ इस पार्टी के लिए कुर्बान हो चुका है। मैं बता नहीं सकता कि इन जालिमों ने कितना जुल्म किया है हम पे। ये आज इसके बच्चे, 7 साल का बड़ा बच्चा है, वो अपने बाबा का खून किसके हाथ पे तलाश करे? कौन जवाब देगा इसके खून का? कौन हिसाब देगा इसके खून का? कौन देखेगा इसके बच्चों को? क्या ये बच्चे इस रियासत के बच्चे नहीं है? क्या इस कौम के बच्चे नहीं है? ये जुल्म, ये जबर खुदारा बंद करें। ये अवाम के हकूक अवाम को दें। अवाम रोटी के लिए तरस रही है और आप अपने लोगों को मारने पे लगे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अल्लाह इस नौजवान की मग़फ़िरत करे, इस मुल्क को अल्लाह इन गाज़िबों से बचाए। सुन लिया आपने, ये उनके जनाजे की बात थी। अब आगे क्या होगा आप ये जानना चाहते होंगे। ये सब कुछ तो हो गया, वहाँ पर जो कत्ल व गारत हुई, और उसके बाद जब लोग डिस्पर्स हुए तो जो रिपोर्ट किया जा रहा है ग्राउंड से कि बुशरा बीबी को भी जाके कहा गया कि सारे लोग चले गए, वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। अभी उन्होंने थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो करेंगी तो पता चलेगी वो जो बात बता रही हैं। उनकी बहन ने 2-3 ट्वीट किए हैं, बुशरा बीबी की बहन ने सुबह से, कि वो अपनी बहन से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे बात नहीं हो रही उनकी। और जो मुझे ग्राउंड से जर्नलिस्टों से पता चला कि वो रात के 12:30-1 बजे तक वहीं थी। ये 10 बजे सब कुछ शुरू हुआ, ये कत्ल गारत, और वो 12:30-1 बजे तक वहीं थी। उसके बाद पता नहीं उन्हें अबडक्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, या उन्हें मिसगाइड किया गया कि सारे लोग चले गए यहाँ से, क्योंकि लोग उस टाइम वहाँ से तो निकले हैं बेचारे, गलियों में इधर उधर छुपे हैं जाके, सीधी गोलियाँ और ये सब कुछ चल रहा था। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि किसी ने ये कभी सोचा नहीं था कि जैसे जलियांवाला बाग में 1919 में 13 अप्रैल को हुआ, या जैसे 1989 में चाइना में हुआ था, ऐसा पाकिस्तान में होगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। आप इसे बेवकूफ़ी कह लें, हमारा एतमाद कह लें, हमारी मिलिट्री के ऊपर हमें लगता है कि वो हमारा अपना इदारा है। मैं तो हर व्लॉग में कहता हूँ कि हमारा फ़ख्र है, लेकिन शायद हम उनका फ़ख्र नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ। मैंने कल एक रिपोर्ट की थी आपको, जो रेंजर्स के अहलकारों की नमाज जनाजा की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, और मैंने आपको कहा था कि इन तस्वीर से, और फिर मैंने एक वीडियो रखी थी जिसमें उन एहलकारों की जिस तरीके से जान गई थी वो सारा कुछ आपके सामने रखा था। उसके बावजूद मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो सामने ना आती तो सोचिए हमारे साथ क्या किया जाता। मैं गलत था, वो वीडियो सामने आने के बाद भी हमारे साथ वही किया गया। मतलब हमारा कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी वही किया गया।
अच्छा, बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई। बात अब ये है कि अब मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली लाशें गायब की जा रही हैं, रिपोर्टेडली लाशें देने से इनकार किया जा रहा है। हॉस्पिटल कह रहे हैं यहाँ कोई फौत ही नहीं हुआ। लोग मिसिंग हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एहतजाज जो है वो जारी रखना है। एहतजाज एकदम से मुलतवी कर दिया गया। हमारी कोई कमेटी उस पर नहीं बैठी, हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वो जाहिर है हमारी जमात में से मेरा ख्याल शायद फिर कोई सीनियर्स ने उसे मुलतवी किया। उन्होंने अपने हिसाब से बेहतर फ़ैसला लिया। मेरे हिसाब से तो दो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या मुफाहमत की या मज़ाहमत की। मैं अमूमी तौर पर आपको शायद लगता हॉकिश होऊंगा, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों में से कोई एक स्ट्रेटजी ले सकती हैं जो उन्हें अच्छी लगे। और ये मैं हमेशा अपनी जमात में कहता रहता हूँ कि अगर आपने मुफाहमत की पॉलिसी लेनी है तो लीजिए, हम भी उसके साथ चलेंगे। हम हॉकिश तो नहीं हैं, हम कोई बदअमनी तो नहीं चाहते, या हम कोई लड़ाई लड़के अपने आप को हमेशा तकलीफ़ में तो नहीं चाहते। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो जेल में बैठा शख्स है उसको जाके मनाना पड़ेगा। ये मैंने दोबारा पहले भी कहता रहता हूँ, कल मैंने दोबारा अपनी पार्टी में रखा, आज बल्कि सुबह मैंने ये कहा कि अगर आपने मुफाहमत करनी है या मुफाहमत की पॉलिसी लेनी है तो फिर आप जाइए और जेल में जाके इमरान खान से बात कीजिए और मुफाहमत की पॉलिसी पे चलिए, हम भी चलते हैं। अब इमरान खान साहब जेल में मेरा वीलॉग तो देखते नहीं, ना इमरान रियाज का देखते हैं, ना मोहित पीरजादा का देखते हैं, ना किसी और का। जेल के अंदर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉन या एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, या इमरान खान साहब पार्टी के जो लोगों ने मिलने जाते हैं उनसे मिलते हैं। अब होता क्या है कि उसमें एक्सप्रेस में या डॉन में तो ऐसा कुछ नहीं छपता जो इमरान खान साहब को मोटिवेट करता होगा। तो हमारे लोग जाते हैं, जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो तगड़े बयान देते हैं कि मुज़ाहमत होगी। इमरान खान साहब अंदर से कहते हैं कि एहतजाज होगा। तो अब मेरे ख्याल से तो अगर मुफाहमत की पॉलिसी आपने अपनानी है तो अंदर उनको बताना चाहिए कि जी हमने एहतजाज नहीं करना, हम नहीं कर सकते, या हम इस पर हमें लगता है कि ये दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। और अगर आप उनके साथ वहाँ पर ये कहते हैं कि दुरुस्त पॉलिसी नहीं है और वो फिर भी कहते हैं नहीं मैंने तो करना है, तो आप कह सकते हैं कि जी फिर मेरा साथ नहीं है क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त पॉलिसी है, तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़ मेरा, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नज़रिया है। अब लीडर कह रहा है कि मज़ाहमत करनी है, एहतजाज करना है माफ़ कीजिएगा, आपको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है तो आप कहें जी मुझे पास नहीं आती, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने ये भी नहीं करना, आपने उनको कायल भी नहीं किया, वो आपसे कायल नहीं हुए, वो उल्टा कह रहे हैं ये करना ही करना है, और आप अल्लाह हाफिज़ भी नहीं करना चाहते, तो फिर बाहर आके आप तगड़े बयान ही ना दें कि मुज़ाहमत करें और आप जनाब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप वो भी करते हैं, अच्छा ठीक है आपने वो भी कर लिया, तो फिर जब आप वो कर देते हैं तो हमें तो लाइन यही आती है कि अब मुज़ाहमत करनी है, हम उसको लेके चलते हैं। यहाँ वीलॉग्स में हर जगह पर आपने देखा होगा जब पीटीआई कॉल नहीं देती तो मैं कभी नहीं कहता फलां दिन निकले आप। अब आप जब वो तगड़े बयान देते हैं उसके बाद जब वक्त आता है तो बहुत सारे लोग फिर वहाँ होते नहीं हैं। अब वैसे तो मैं भी वहाँ नहीं हूँ, आसानी से कहना कि आप भी बाहर हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ सबको पता है। मैं वहाँ रहना चाहता था, वहीं रहना चाहता था कि मैं क्यों नहीं हूँ। और अभी भी मैं अगर जाऊँ तो ये जो मेरी आवाज़ है ये भी बंद हो जाएगी, उतरते ही मैं भी किसी कोने में पहुँच जाऊँगा, और ये जो मैं कम से कम कोई आवाज़ उठाता हूँ ये भी बंद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ ज़रूर हों, लेकिन फिर आपको इतने तगड़े मैसेजेस नहीं देने चाहिए अगर आपने वो नहीं करनी। या तो आप उसी टाइम बताएं, या तो फिर आप बुशरा बीबी की तरह खड़े हो जाएं जैसे वो खड़ी हुई, और उन्होंने कहा मैं आखिरी दम तक, और मेरी जो इत्तलात है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इत्तलात मैं नाम भी बता दूं लेकिन वो रिपोर्टर उठाए जाएंगे, लेकिन आपसे पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 3 से 4 ग्राउंड पर जो रिपोर्टर हैं उन्होंने खुद बुशरा बीबी को वहाँ पर आर्गू करते देखा कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी थी या पुलिस वाले थे जो उनकी गाड़ी पर हमला कर रहे थे कि वो वहाँ से नहीं जाएंगी। वर्कर ज़ाहिर है डिस्पर्स हो चुके थे, तो हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। तो मैं किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं
या तो वो खान साहब को मना लें मफाहमत पर, और अगर खान साहब उनकी बात नहीं मानते, एनआरओ नहीं लेना चाहते, तो हम तो खान के साथ खड़े हैं। तो जब वो नहीं मानते तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं कि आप साइड पे हो जाएं, आप कहें कि जी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर आपने वो भी नहीं करना और तगड़े मैसेज भी रिकॉर्ड करने, तो फिर आपको मज़ाहमत करनी भी चाहिए। या हम हर तरफ हर तरह का काम तो नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब ज़्यादातर लोग जब मैं देखता हूं तो वो कहते हैं कि वो जी आप डी चौक में गए इसलिए ये हुआ। तो मैं कई दोस्तों से ये सवाल पूछता हूं कि 25 मई 2022 को हम डी चौक नहीं गए थे, तो फैसल हमारा वर्कर था लाहौर में, उसे शहीद कर दिया गया। क्या तब हम डी चौक में थे? उसी 25 मई 2022 में तकरीबन कटी पहाड़ी पर हमारे 2 लोग शहीद हुए थे कंटेनर हटाते हुए। तारुल कादरी साहब अपने घर के अंदर थे मॉडल टाउन में, वो किसी डी चौक, वो मॉल रोड के कहीं नहीं थे, अपने घर के अंदर थे। उनके घर के अंदर जाके हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारकर वहां पर शहीद कर दिया गया था। तो इसके लिए मरने के लिए या शहीद होने के लिए आपको डी चौक आना ज़रूरी नहीं है। जब आप मज़ाहमत करेंगे और चौधरी निज़ामुद्दीन को पसंद नहीं होगी या उस वक्त का जो भी निज़ामुद्दीन होगा, तो आप फिर तैयार हो जाइए इन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए। तो बहरहाल बात में ये करना चाह रहा था कि या तो हम उधर खड़े हों या उधर खड़े हों। अब आगे ये क्या करेंगे? एक तो ये जहन में रख लीजिए कि ये जुल्म जो है, ये जो 5-6 बड़े बड़े दुनिया के मुल्क हैं, ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। कोई ना कोई मर्जी उनकी शामिल है। कुछ हमारे जिन्हें हम अपने भाई मुल्क कहते हैं, ब्रदरली मुल्क कहते हैं, वो नाम लेने में मुझे हर्ज नहीं है, लेकिन उससे खान साहब को नुकसान होता है जब किसी मुल्क का नाम लिया जाता है, इसलिए उनके लिए नहीं ले रहा। तो ये जो 4-5 मुल्क हैं जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, उसके लिए नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया। आखिर पर मैं आपके सामने अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट रखूँगा, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कैसे रिपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कि आगे क्या होता है, लाइक कि अब सिम्मत क्या ली जाती है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप जुल्म इस हद तक करते हैं तो रब की लाठी किसी न किसी तरह से आपको पड़ती है। ये आम लोगों के, आम पाकिस्तानियों के बच्चे थे, नौजवान थे ज़्यादातर, इनका ये कसूर नहीं था। अगर आप चलें ये समझते भी हैं कि इमरान खान या दूसरी लीडरान, शहबाज गिल, हम लोग बड़े बुरे हैं, हम इनको वरगला कर रियासत के ख़िलाफ़ लाए थे, तो अगर तो ये आप पर हमला आवर हुए थे तो फिर तो ठीक है। ये तो बेचारे वहाँ बैठे हुए थे, आप इनको आंसू गैस से भी डिस्पर्स कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी शायद ताकत दिखाई है और ये ऐलान किया है कि आप ये करेंगे ताकि आइंदा लोग सहम जाएं। अब मैं जब तारीख पढ़ता हूं तो लोग सहमते नहीं हैं। तकलीफ़ बहुत है, मैंने आपको बताया कि आज सांस लेते हुए भी तकलीफ़ है, तकलीफ़ बहुत है, लेकिन मुझे ये पता है कि इंसान को अल्लाह ने इतना रेजिलियंट बनाया है कि इंसान अपने आप को इकट्ठा कर ही लेता है, उठा ही लेता है। तो इसलिए आगे क्या होगा आज उसका तज्जिया नहीं कर सकता। थोड़ा वक्त दीजिए, कंप्रीहेंड करने दीजिए मुझे भी। अभी तो इस लॉस का नहीं पता, अभी तो ये नहीं पता लाशें कितनी हैं, इसको कंप्रीहेंड करने दीजिए। खराज तहसीन है मेरा इन तमाम लोगों को। मैंने अपनी जमात को भी कहा है कि इनकी हमें ओनरशिप लेनी चाहिए, इनके जनाजे हमें केपी में पूरे ऑनर के साथ करने चाहिए, ये मैंने रिक्वेस्ट की है। देखते हैं कि अब आगे इस पर क्या होता है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि अभी इस सारे प्रोसेस में से गुजर लें, फिर उसके बाद आगे क्या होगा इसके ऊपर देखेंगे। बहरहाल मैं नॉर्मली तो आपको कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। आज मुझे पता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टाइम टू से, लेकिन दैट इज़ व्हाट वी हैव टू से एंड वी हैव टू बिलीव इन। हिम्मत नहीं हारनी, इसी में से हमने आगे चलना है, और कोई ना कोई रास्ता अल्लाह की ज़ात इसमें से ज़रूर बनाएगी। जुल्म बहुत बड़ा है
और इसलिए हौसला भी उतना ही बड़ा करना पड़ना है। ये आखिर पर आपके सामने अल जज़ीरा की रिपोर्ट रखना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Behind you, we can see quite fairly clearly some of the protesters there and some things being thrown. When you say that the military is firing on the crowds, are you able to describe to us what kind of ammunition they're using? Is it tear gas or is it live ammunition? They are using They're using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire. And they're also throwing in tear gas. As you can see, the fighting is now very close to where we are. And we've, of course, had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. It is a thick